ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन थी वो अब आगे युद्ध की स्थिति में तब्दील हो गई है और इसने अरब के कई देशों में हलचल बढ़ा दी है, टेंशन बढ़ा दी है। अब जो ताज़ा अपडेट है उसमें आप जानेंगे कि कैसे हिजबुल्लाह ने इजराइल पर धावा बोला और इजराइल ने लेबनान में मचा दी है बड़ी तबाही। नसरुल्लाह ने इजराइल को बर्बाद करने की धमकी दे दी है। इन्हीं हालातों के बीच में गाजा संघर्ष विराम की वजह से इजराइल पर हमले कम भी हुए हैं। अगले कुछ घंटों में इजराइल पर और ज्यादा भीषण हमला होगा, ये नसरुल्लाह ने साफ कर दिया। साथ ही कहा कि इजरायली खुफिया अड्डों पर बड़े हमले अब होंगे। इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट की बारिश होगी। ये रह रहकर बयान सामने आ रहे हैं जहां नसरुल्लाह ये कह रहा है कि इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। और ये जो मिस्र के काहिरा में बैठक सीज फायर को लेकर हो रही है उसको लेकर भी ये हमले कम किए गए। अब नसरुल्लाह ये कह रहा है कि इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद हम कर देंगे। जो हालात अभी बने हुए हैं, भीषण हमले की चेतावनी के बीच में आप जानिए इजराइल पर भीषण हमला अब हो सकता है। हिजबुल्लाह, हमास और 25 अगस्त 2024, 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीखें हैं जिन्हें याद रखना चाहिए जब 6000 मिसाइल और 3000 मिसाइल के साथ में ये हमला किया गया था। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, ये हमला पूरी योजना से किया गया। इजराइल पर हमले की योजना अब आगे बनाई जा रही है और इजराइल पर हमले किस तरीके से अभी तक हुए हैं। 7 अक्टूबर से ही इस युद्ध की कह सकते हैं कि सही मायनों में शुरुआत हो गई थी जब इजराइल पर हमला किया गया 7 अक्टूबर और जिस तरीके से बड़ी तबाही मचाई गई। फिर गाजा में एक के बाद एक जो मिसाइल दागी गई हैं हमास के खात्मे को लेकर। इसके साथ ही साथ हिज्ब के प्रहार से इजराइल में आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं। इमरजेंसी बुलाई गई है। तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट अभी बंद कर दिया गया है। 27 अगस्त की सुबह 10 बजे तक फ्लाइट डाइवर्ट की गई है। इजरायली विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। इजरायल में अगले 48 घंटे के लिए इमरजेंसी लागू की गई है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा गया है। जो बंकर्स हैं या फिर जो ऐसे शेल्टर्स हैं जो सेफ रहें वहां लोगों से जाने के लिए कहा गया है। इमरजेंसी अगले 48 घंटे के लिए लागू कर दी गई है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये नुकसान हमारा हुआ है उससे बड़ा नुकसान हम इसका पलटवार में करेंगे। हिज्ब के प्रहार से इजरायल में अब इमरजेंसी के हालात हैं। किसने क्या कहा है इस युद्ध के हालात के बीच में, अब ये भी जान लीजिए। कैसे 27 अगस्त की सुबह 10 बजे तक के लिए फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई हैं और नेतन्याहू ये कह रहे हैं जो हम पर हमला करेगा उस पर हमला हम जरूर करेंगे और ये हमला बड़ा होगा। साथ ही साथ डेनियल हगारी प्रवक्ता जो आईडीएफ के हैं वो कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में लेबनान के अंदर घुसकर हमने हमला किया है और आगे जारी रहेगा। क्योंकि आप जान लीजिए कि इजरायल के 100 फाइटर जेट्स जो कि लेबनान में घुसकर हमला कर चुके हैं। साथ ही साथ नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह चीफ है वो ये कह रहा है कि अभी फौज शुक्र का बदला पूरा नहीं हुआ है, ये तो बस पहला चरण है। यानी वो कह रहे हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मोसाद हेडक्वार्टर को टारगेट किया है और ये बड़े नुकसान की तरफ संकेत दे रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है मोसाद हेडक्वार्टर को टारगेट करने को लेकर यहाँ आईडीएफ प्रमुख हैं वो ये कह रहे हैं मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले को हमने नाकाम कर दिया। साथ ही साथ पेंटागन इस पूरे मामले को लेकर कह रहा है कि इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका हमेशा तैयार है और आगे भी तैयार रहेगा। जब हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक इजराइल पर किया गया तब भी रात भर अमेरिका की तरफ से नजर रखी गई। जो बाइडेन वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहे और अभी जो हालात हैं एक दूसरे की तबाही का सपना देखे हुए यहाँ पर ईरान और इजराइल नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान के जो प्रॉक्सी देश हैं, प्रॉक्सी देशों के जरिए इस हमले को पहले ही छेड़ दिया गया। जैसा कि लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर किए गए एक के बाद एक 300 से ज़्यादा रॉकेट की बारिश। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस पर बात करेंगे। निपुण आलम बयान मेरे साथ में हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। इसको लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर जनरल अस्थाना, जो हालात ईरान और इजराइल के बीच में बने रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड अभी इस दौरान इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि जो प्रॉक्सी देश हैं उन्होंने ठान लिया है इजराइल की बर्बादी और इजराइल की तरफ हमला करने से अब वो पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो पहले डिच कर चुके हैं, वो कह चुके हैं नहीं हम इस हमले का, इस युद्ध का पार्ट नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह ने जो एक के बाद एक रॉकेट छोड़े हैं इजराइल में, हालांकि इजराइल ने पलटवार भी कर दिया
किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, जब इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह के कमांडर जैसे फौद शुक्र है और उसके अलावा और बहुत सारे जो कमांडर थे कुछ उनको जब मारा था, तो उस हालत में रेस्पॉन्ड तो करना ही था हिज़्बुल्लाह ने। अभी हिज़्बुल्लाह का कहना ये है कि मैं वेट कर रहा था कि सीज़ फायर टॉक्स जो हैं वो थोड़ा-सा आगे बढ़ जाएँ, और उसके बाद और उसी के साथ-साथ इज़राइल भी थोड़ा-सा लापरवाह हो जाए, उसके बाद करूँगा। और कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ी-सी सक्सेस भी मिली है। कारण क्या है कि ये माना जा रहा है, इज़राइल का कहना ये है कि क्योंकि वो तैयार थे और उनका हमला होने वाला था, तो हमने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की 100 एयरक्राफ्ट के साथ, जैसा कि आपने कमेंट्री में बताया। उसके बाद हिज़्बुल्लाह ने अगर और ये भी बोला इज़राइल ने कि जी मैंने सब कुछ इनके सारे रॉकेट्स तबाह कर दिए। लेकिन उसके बाद अगर हिज़्बुल्लाह 320 रॉकेट मार सका और इज़राइल सारे रॉकेट बर्बाद नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो सच्चाई है और कुछ नुकसान हुआ है, जो कि इज़राइल भी छुपा रहा है। ऐसा उनका कहना है हिज़्बुल्लाह का। दूसरी बात ये है कि उसी के बाद जो टॉक्स चल रही थी सीज़ फायर के बारे में, वो भी अभी फेल हो गई हैं, क्योंकि इज़राइल का कहना है कि जी हमारे कुछ सोल्जर रहेंगे वहाँ पे, जो दोनों कॉरिडोर हैं, एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, यानी कि जो इजिप्ट से मिस्र से जो लगा हुआ बॉर्डर है, वो कह रहे हैं वहाँ पर हम परमानेंट अपने फौजी रखेंगे। और दूसरा एक और कॉरिडोर है, नेट्जारिम कॉरिडोर बोलते हैं, वो है इज़राइल के गाज़ा के तकरीबन गाज़ा पट्टी के बीचों बीच आती है, ताकि गाज़ा पट्टी में नॉर्थ से साउथ कोई ना जा पाए और साउथ से नॉर्थ कोई ना जा पाए, या अगर जाए तो उनकी एक तरीके से चेकिंग की जा सके। अब ये इनको मंजूर नहीं है, क्योंकि इनका ये कहना है कि सबसे पहले तो ये शर्त नहीं थी जब 2 जुलाई को अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा था। दूसरी बात ये है कि इससे जो इज़राइल का ऑक्यूपेशन है गाज़ा में, वो परमानेंट हो जाएगा। तो एक तरीके से हमारी जो सोवरेनिटी है और जो इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वो तो चली गई। तो एक तरीके से तो ऑक्यूपेशन फोर्स वैसी की वैसी रह गई, तो उससे वो तो कोई समझौता नहीं हुआ। तो इस चक्कर में हमास भी पीछे हट गया है और इज़राइल जो है वो तो चाह ही रहा है, क्योंकि नेतन्याहू अपनी कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर लड़ाई खिंचती जाए तो उनको सूट करता है। जहां तक होस्टेजेस का सवाल है, इसके बीच में जो पिस रहे हैं वो हैं जो गाजा के नागरिक हैं, वो मरे जा रहे हैं, 40,000 से ज्यादा मर चुके हैं, और होस्टेज जो बच गए हैं तकरीबन 100 के करीब बचे हुए हैं, वो भी इसी बीच में पिस रहे हैं। तो अभी लेकिन इनकी, मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू को होस्टेज की चिंता है या हमास को पॉपुलेशन की चिंता है। सब अपना अपना जो पावर है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। और इस हालत में अभी जैसे ईरान में भी इस्माइल हनी को मारा गया था, उसको भी बदला लेना अभी बाकी है, और अगर वो बदला नहीं लेता तो उसकी भी छवि अपने प्रॉक्सीज की तरफ कमजोर हो जाएगी। तो एक तरीका अभी लेकिन एक चीज ये भी एक फैक्ट है कि इजराइल और उनकी जो प्रॉक्सीज हैं, उनकी ताकत अमेरिका और इजराइल की ताकत से कहीं कम है। इसलिए जो स्टैंड ऑफ अटैक हैं, इसी किस्म के जो टेररिस्ट अटैक हैं, उसकी तरफ से अगर इस तरीके से बदला लिया जाए तो वो उनको ज्यादा सूट करता है। आमने सामने की लड़ाई में उनको सूट नहीं करता। हाँ। और ईरान के भी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमले होंगे वो अलग किस्म के होंगे। अभी जाहिर है कि इजराइल को वो भी चाहेंगे कि कोई असैसिनेशन हो जाए, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए ऐसी जगह जहां इजराइल एंटीसिपेट ना कर रहा हो, तो इस किस्म की तरफ भी इस बदले का रुख जा सकता है। अच्छा, ये जो अभी हालात बने हुए हैं, ये गाजा में छिड़ी हुई जंग के बीच एक तरफ शांति को लेकर भी वार्ता चल रही है। काहिरा में हुई मीटिंग जहां पर सीज फायर को लेकर उम्मीद थोड़ी बहुत लग रही थी, लेकिन वहीं पीछे से यहां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में युद्ध भड़क गया, यानी कि लेबनान और इजराइल आमने सामने आ गए। निपुण जी, यहाँ बात बनती तो क्या बिगड़ती ज्यादा नजर आ रही है? देखिए, क्या है कि जब हम इस वॉर को देखते हैं जो इजराइल और हमास के बीच में हुई थी, और इसको थोड़ा सा अगर बड़े कैनवास पर देखें, तो बड़े कैनवास पर देखने को ये लगता है कि एक्चुअल जो ये लड़ाई हमास की और इजराइल की है, वो थी इन दोनों की। ये लड़ाई थी इजराइल की और ईरान की। और थोड़ा और अपने लेंस को अगर हम बड़ा करें, मैप पर डालें,
तो उनको दिखाई देगा जो ये लड़ाई है ये अमेरिका और चीन और रशिया की लड़ाई है। रशिया चीन एक साथ हैं और इधर आपका अमेरिका है। इनके बीच की लड़ाई है कि मिडिल ईस्ट का बादशाह कौन बनेगा, मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल कौन बनेगा, कौन करेगा। अमेरिका चाहता है कि इजराइल ही बॉस रहे और इजराइल के साथ सऊदी है, यूएई है, बहरीन है, इन देशों के साथ वो मिलकर आगे बढ़े और इनकी इजराइल से क्या कराए, फ्रेंडशिप कराए। जैसे अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू हमने पहले देखा कि उसने इस पहल को शुरुआत किया। लेकिन सिया जो मेजोरिटी वाला कंट्री यानी कि जो आपका ईरान है, तो ईरान चाहता है कि पूरा सिया के अकॉर्डिंग सिस्टम चले, पहली बात। और केवल सऊदी का नहीं, मेरा दबदबा होना चाहिए। तो ईरान को समर्थन देता है आपका रशिया और चाइना। तो मामला क्या है कि जो पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो आज हम बोल रहे हैं हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह 80 के दशक में ईरान के द्वारा बनाया हुआ संगठन है। इसको फंड की बात करें, वेपन की बात करें, सब कौन देता है? ईरान देता है। और ईरान कहाँ से दे रहा है? जो उसको रशिया और चाइना दे रहा है। हम देखें तो इसकी बहुत पावर की बात करें हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह कोई बहुत स्ट्रॉन्ग संगठन नहीं है। इनके अकॉर्डिंग तो जैसे हिजबुल्लाह कहता है कि हमारे 1 लाख लड़ाके हैं, हाँ। लेकिन बहुत सी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, उनका अनुमान ये है कि 20 से 40 हजार से ज्यादा नहीं है। इनका कहना है कि हमारे पास लाखों मिसाइल हैं। मिसाइल भी कैसे हैं? उसमें भी क्या है, 2 तरह के मिसाइल, एक तो अनगाइडेड मिसाइल है, एक गाइडेड मिसाइल है। अनगाइडेड मिसाइल का मतलब ये अब है कि इसमें भी इंटरेस्टिंग ये है, निपुण जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसमें भी इंटरेस्टिंग ये है कि इधर से इजराइल जब हिजबुल्लाह की तरफ आगे बढ़ता है, लेबनान पर हमला करता है 100 फाइटर जेट्स के साथ में, उधर से 320 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से दाग दिए जाते हैं इजराइल में, जिसमें करीब करीब 200 ऐसे थे जिन्हें नाकाम कर दिया इजराइल ने, लेकिन बाकी भारी तबाही हुई है। इन सब के बीच ही ईरान और यमन भी इजराइल पर अब हमला करेंगे। जो जानकारी मिल रही है, अगले कुछ घंटे ईरान अटैक कर सकता है इजराइल पर। तेहरान आक्रामकता के सामने चुप नहीं रहेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल से इंतकाम लेकर रहेंगे, ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया। नेतन्याहू को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इससे पहले ईरान ये साफ कर चुका है कि नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी मंजूर नहीं, और ये भी कहा है कि नक्शे से इजराइल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब ये जो प्रतिशोध की अग्नि है, ये कैसे ईरान की तरफ से और ज्यादा भड़कती है, ये भी देखना होगा। 24 घंटे में ईरान कैसे बदला लेगा और इसकी क्या क्या वजह हैं, ये भी आप जान लीजिए। वजह नंबर 1 जो बताई जा रही है, मिसाइलें अलर्ट मोड पर डाल दी गई हैं। इसमें ये लग रहा है कि कभी भी रेडी टू मूव वाली मोड पर मिसाइलें हैं, यानी कभी भी जाकर हमला कर दें। एटमी ठिकानों पर S-400 लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ जो एक वजह है वो ये कि प्रॉक्सी को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। ये बताया गया कि युद्ध की स्थिति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तैयार आप रहिएगा। साथ ही एक और वजह निकलकर सामने आ रही है जिसमें लग रहा है कि बस 24 घंटे बड़े खास होने वाले हैं। रूस से हथियार सप्लाई करने के लिए भी कह दिया गया है, क्योंकि और ज्यादा हथियारों की जरूरत रहेगी। 48 घंटे के लिए नोटम जारी कर दिया गया है। ईरान की तरफ से ये सभी तैयारियां हैं। प्रॉक्सी देशों के साथ बातचीत करना, उन्हें अलर्ट पर रखना, मिसाइलों को रेडी मोड में रखना, रूस से और ज्यादा हथियार मांग लेना। निपुण जी, ऐसा लग रहा है 24 घंटे बड़े खास रहेंगे और ईरान अब तब कभी भी वो हमला कर सकता है। देखिए, मैं पहले मान रहा था कि ईरान हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान इस प्रकार के वॉर में जाने की उसकी स्थिति नहीं है इकोनॉमिकली। लेकिन थोड़ा सा मैं फिर इसको बड़े कैनवास पे लेके जाऊंगा। जैसे यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बदला है, यूक्रेन ने रशिया के अंदर एंट्री की है, और हुआ ये है कि जो आपका वेस्ट ब्लॉक है उसका फोकस हुआ है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन को फंडिंग करो, वेपन दो, ताकि वो रशिया पे क्या करे, कंट्रोल करे। तो हो सकता है कि रशिया ईरान को एक्टिव करे कि अपने प्रॉक्सीज के साथ इस वॉर में जाओ, ताकि अमेरिका वेस्ट पावर का जो ध्यान यूक्रेन की ओर है वहां से वो डाइवर्ट हो। तो एक्चुअली होता ये है कि हमको जो बहुत सिंपल लगता है कि इन दोनों देशों के बीच में एक वॉर की स्थिति बनी है, लेकिन जो आपके ग्लोबल पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, ये सारे प्लान उनके होते हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ईरान की तो इतनी ताकत नहीं है, ना तो ईरान के पास मिसाइल्स हैं। हाँ, मुझे एक बात ये है कि ईरान अगर अपना कोई एटॉमिक टेस्ट वगैरह, उसने अगर एटॉमिक वेपन बना लिया है, उसका वो टेस्टिंग करे, तो ये एक तनाव का विषय हो सकता है। फिर ईरान वाकई में यहाँ पर एक पावर की तरह दिखने लगेगा। अभी तक ईरान ने उस प्रकार के टेस्टिंग नहीं किए हैं। तो बात यही है कि बड़ा दिलचस्प है 24 घंटे होना। और चाहे वो यमन में होतीज हो, इराक में जो सिया लड़ाके हैं हम उनकी बात करें, या फिर हम सीरिया के अंदर बात करें जो असद के अगेंस्ट में आपको देखने को मिलते हैं, हम उनकी बात करें, तो कई जगह से ईरान की ओर से हो सकता है, हिजबुल्लाह की ओर से हो सकता है, हमस की ओर से भी हो सकता है।
तो कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर ईरान के प्रॉक्सीज हैं, उनकी ओर से अटैक हो सकते हैं और ईरान भी इनिशिएट ले सकता है, क्योंकि जो बदले हालात है, इक्वेशन जो बदली है पूरे इस एरिया की, मिडिल ईस्ट के साथ साथ आपका मिडिल यूरोप की, वो सारी चीजें आप उसमें इंटरलिंक हो जाती है। तो बिल्कुल। मैं बड़े कैनवास पे अब देख रहा हूं। 24 घंटे कुछ भी हो सकता है। इस बीच एक बड़ा अपडेट, इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक यहां बुलाई गई है। जैसे इससे पहले भी हमने कहा कि इमरजेंसी लागू की गई है। इजरायली शहरों में डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। आत्मरक्षा के लिए हर जरूरी कदम यहां उठाने के लिए सेना तैयार है। साथ ही साथ आम लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस कि आप सुरक्षित जगहों पर पहुंचे, यानी कि शेल्टर या बंकर जैसी जगहों पर जाकर आप रहें। इजरायल हर कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा, ये इजरायल की तरफ से सामने आ गया। सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ 48 घंटे खास होने वाले हैं। इजरायल ने अगले 48 घंटे के लिए इमरजेंसी घोषित की। इजरायल की सुरक्षा पर जो बाइडेन ने भी दे दिया है बड़ा बयान। इजरायल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और अमेरिका पहले दिन से कह रहा है कि इजरायल के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं और हम इजरायल की रक्षा के लिए पूरी तरह से डटे भी हैं। मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश जारी है। अमेरिका ये कह रहा है कि मध्य पूर्व में स्थिरता बनी रहे, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इजरायल अगर अपनी रक्षा के लिए कोई कदम उठाता है तो उसे पूरा अधिकार है, यानी कि डिफेंड करते हुए यहाँ पर जो बाइडेन, बेंजामिन नेतन्याहू और उनके फैसलों को नजर आ रहे हैं करते हुए। हिजबुल्लाह को ऑपरेशन शुकर किस तरीके से सामने आया और कैसे कहा जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह की तरफ से बदला लिया जा रहा है और आगे लिया भी जाएगा, ये तो बस पहला चरण है, ये भी आप जान लीजिए। इजरायल पर 320 से ज्यादा रॉकेट अटैक हुए हैं। लेबनान से विस्फोटक ड्रोन हमले किए गए हैं। इजरायल पर रॉकेट प्रहार हुआ है। 320 से ज्यादा अगर रॉकेट दागे गए हैं तो महज 200 ऐसे रहे जिन्हें नाकाम किया गया। बाकी जो मिसाइल थे वो जाकर प्रहार कर चुके हैं इजरायल में। और ये हिजबुल्लाह कह रहा है कि बदले का ये बस पहला ही चरण है। हिजबुल्लाह का कमांडर प्रतिशोध इसे कहा जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या के पीछे भी इजरायल का हाथ और साथ ही साथ हमास चीफ की हत्या के पीछे भी इजरायल का हाथ है। 31 जुलाई तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को मारा गया। लेबनान में हिजबुल्लाह का कमांडर फवाद शुकर भी मारा गया। 1 अगस्त को नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल जंग के लिए तैयार है, यानी कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह कमांडर या फिर हमास चीफ की हत्या के पीछे इजरायल का हाथ सामने आया और इजरायल को जब चेताया गया तो इजरायल ने कहा, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम हर तरीके से तैयार हैं। मेजर जनरल अस्थाना, इजरायल ये कहता रहा कि हम तैयार हैं, बदला लिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमले अब तक इजरायल पर हुए हैं वो पूरी तरह से नाकाम नहीं हुए हैं। जो इजरायल पहले कहता रहा कि महज आतिशबाजी है, ये आतिशबाजी से कहीं आगे निकल गया है और तबाही के अलग अलग निशान इजरायल में देखे जा रहे हैं। 11 तो सैन्य ठिकाने कहे जा रहे हैं जो तबाह हुए हैं। देखिए, इजराइल में भी नुकसान काफी हुआ है, पहली बात। और दूसरा, अगर आप देखें जिस हिसाब से अलर्ट सिचुएशन में इजराइल है, उस हालत में इजराइल में इतने ज्यादा आदमी नहीं है काम करने वाले। फैक्ट्री में भी उन्हीं लोगों ने काम करना है जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहां पे जो उनकी इकोनॉमी है उसका बहुत बुरी तरीके से सत्यानाश हो रखा है और इतना आसान नहीं है उन लोगों के लिए भी। दूसरी चीज मैं ये बताऊं, चाहे ईरान कुछ भी कहे और चाहे उनको कितना भी सपोर्ट मिले, लेकिन ईरान और इजराइल की सीमा रेखा आपस में नहीं मिलती। उस बीच में जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज ईरान के हक में नहीं है। जॉर्डन उसको लड़ने में मदद नहीं करेगा उसी मुताबिक। तो इसलिए इनका कोई डायरेक्ट ग्राउंड अटैक या ऐसी कोई किस्म की कोई लड़ाई नहीं हो सकती जब तक पहले जमाने में जब एक बार सारे अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था, उस समय जॉर्डन ने भी हमला किया था और बाकी कंट्रीज ने भी हमला किया था। वो स्थिति अभी नहीं। तो इस हालत में एक रीजनल वॉर की तरफ जो है, चाहे जो भौगोलिक स्थिति है वो इस किस्म की है कि रीजनल वॉर नहीं हो सकती। तो ये एक तरीके से अगर इजराइल ने जो भी करना है उसके पास 2-3 गिनी चुनी ऑप्शन है। एक तो ये है कि भाई आप स्टैंड ऑफ अटैक करें, यहूदी के लिए भी और कोई ऑप्शन नहीं है। स्टैंड ऑफ अटैक कीजिए और पहले से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल मारिए। कुछ दूसरा तरीका है कि भाई अगर आपने डर्टी बम बना लिया है, जो कि एक न्यूक्लियर बम का एक तरीके से छोटा आप समझ लीजिए, जिसमें उसको एक छोटा हथियार आप समझ सकते हैं, जिसका लिमिटेड नुकसान होता है। तो और वो अगर आप किसी अपनी प्रॉक्सी को दे दें और इस किस्म की कोई कहानी की जाए तो ये एक खतरनाक एस्केलेशन माना जा सकता है। आपने ये ठीक कहा कि
सीमा चूंकि लगती नहीं, लेकिन बाकी देशों पर डिपेंड होना होगा। जॉर्डन पहले ही पीछे हट चुका है। ऐसे में ईरान इजराइल पर भले ही सीधे अटैक ना करे या सीमाएं ना लगी हों, लेकिन बाकी जो प्रॉक्सी देश हैं वो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और उन मुश्किलों की जो झलक है वो पहले ही इजराइल में दिखने लगी है। 48 घंटे के लिए इमरजेंसी बंकर और शेल्टर में जाने के लिए लोगों को कहा गया। उधर लेबनान भी कह रहा है, ईरान भी कह रहा है कि अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे यानी कि और ज्यादा भीषण ये युद्ध होगा। मेजर जनरल अस्थाना, निपुण आलम बयान जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में इस डिस्कशन का पार्ट रहने के लिए। इस डिस्कशन में अपने व्यूज